गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन गेहूं का मूल्य रोग पढ़ रहे थे, उसमें अपने लक्षण पढ़ लिए, उसका रोगजनक पढ़ लिया। मैंने कहा था रोगजनक याद करेंगे आप, हेटेरोडेरा एविनी या हेटेरोडेरा मेजर। रोग चक्र पढ़ा और अपन को प्रबंधन पढ़ना था, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं प्रबंधन। प्रबंधन में देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि प्रबंधन जो है इसमें शस्य प्रबंधन आपके पढ़ेंगे। शस्य प्रबंधन में 3 प्रबंधन है, ठीक है। उनकी बात करेंगे किस प्रबंधन में होता है, इस रोग को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या अपन व्यवस्था कर सकते हैं, वो कहलाता है। तो इसमें प्रबंधन में सबसे पहले आपके शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन की बात करते हैं। देखिए आप कि क्या होता है शस्य प्रबंधन। और शस्य प्रबंधन में फर्स्ट है आपके कि भी प्रबंधन के अंदर फर्स्ट आ गया शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन में फर्स्ट है आपके फसल चक्र। फसल चक्र जानते हैं आप कि फसल को बदल कर बोना, फसल जो बोई वापस उसी टाइम अगले वर्ष जब आप वो उसका समय आए तो वो फसल आपको नहीं बोनी है, ठीक है। तो फसल चक्र में क्या है कि भाई अपर्पोषी फसलों जैसे सरसों, धनिया, चना कि भाई अपर्पोषी मतलब जिसमें ये आपके रोग नहीं फैला सके, इनको संक्रमित नहीं कर सके। अपर्पोषी फसलों जैसे ठीक है, अपर्पोषी फसलों जैसे सरसों, धनिया, चना, जीरा, इसके अलावा आपके प्याज, मेथी, गाजर आदि को गेहूं के साथ फसल चक्र में अपनाकर सूत्रकृमि की संख्या एवं रोग प्रभाव को कम किया जा सकता है। देखो ये फसल भी सभी सर्दी में बोने लायक है। सरसों भी इसी समय बोया जाता है, सितंबर से नवंबर के माह में दिए। धनिया भी, चना भी, जीरा भी, प्याज, मेथी, गाजर। आपने एक बार गेहूं बो दिया, अगली बार इनमें से कोई एक फसल बो दीजिए। इससे क्या होगा, जो सूत्रकृमि का प्रभाव है इन पे क्या होगा, कम होगा और उनकी संख्या कम हो जाएगी। फिर अगले साल आप गेहूं बो दीजिए। इससे क्या होगा, जो सूत्रकृमि अभी पड़ा था कल के पुट्टिकाओं के रूप में ये आपकी जड़ों पे इकट्ठे हो जाते हैं, वापस डिम्बक मतलब जो आपकी अंडा अवस्था, लार्वा अवस्था उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनका संक्रमण कम हो। अगली बार वो क्या करेंगे, इन पर गेहूँ वो सोचेंगे भी एक बार गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ में संक्रमण करेंगे, तो गेहूँ में संक्रमण करने से पहले ये क्या होंगे, इस पर संक्रमण नहीं हो पाएगा और सूत्रकृमियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन फसल चक्र अपना के क्या कर सकते हैं कि भाई इन जो भी आपके सूत्रकृमि हैं इनकी संख्या को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका है ग्रीष्मकालीन जुताई। ग्रीष्मकालीन जुताई ग्रीष्मकालीन जुताई क्या है कि सूत्रकृमि मादा में उपस्थित जो पुट्टियों में जीवित बना रहता है। कि जड़ों के अंदर जो आपके पुट्टियाँ बनती है उसमें क्या होते हैं, सूत्रकृमि जो होते हैं मादा सूत्रकृमि क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं मर्दा के अंदर, ठीक है। कि वो सूत्रकृमि जो होते हैं मर्दा के अंदर क्या होते हैं आपके कि जो पुट्टियाँ बनी होती है उसमें जीवित रहते हैं। तो अपन शुष्कन के समय जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, उस शुष्कन के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान होता है, उसको सहन नहीं कर सकते। तो उस समय अपन क्या करें, ग्रीष्मकाल में खेत के अंदर क्या करें, 1 या 2 गहरी जुताई करके छोड़ दें। 1 या 2 मतलब 1 या 2 बार अपन गहरी जुताई करके उसमें छोड़ देते हैं। तो ग्रीष्मकालीन में क्या हो जाते हैं, छोड़ देने से ग्रीष्म ऋतु में क्या उच्च तापमान होगा, जिसकी वजह से क्या उच्च तापमान कितना 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान के मध्य क्या हो जाते हैं, सूत्रकृमियों का प्रभाव कम हो जाता है और इनको नियंत्रित किया जा सकता है। क्या हुआ ग्रीष्मकालीन जुताई कि भाई ये ग्रीष्म जो गर्मी होती है उसके प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं, मतलब सक्रिय होते हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी अब सहन नहीं कर सकते हैं। तो यदि अपन ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या करें, 1 या 2 बार बहुत गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं, जब टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सूत्रकृमियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है इसी के अंदर अगेती बुआई। अगेती बुआई देखिए अगेती बुआई क्या है कि गेहूं की अगेती बुआई करके प्रपोषी सूत्रकृमियों के संक्रमण के अनुकूल अवस्था से बचाकर रोग प्रबंधन किया जाता है। अगेती बुआई का मतलब हो गया कि भाई अपन एक तो लोग ज़्यादातर फसल अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में बोते हैं, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। तो अपन क्या करें, आपके सितंबर में यदि फसल बोते में, ठीक है, तो इसका आक्रमण जो है आपके कहाँ रहेगा, नवंबर दिसंबर में उग्र होता है, तब तो फसल बड़ी हो जाएगी। फिर इसका आपके जो सूत्रकृमि है इसका आक्रमण इस माह के अंदर कम हो जाएगा और इस प्रकार अपन गेहूं को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो ये 3 तो है शस्य प्रबंधन कि भाई अपन फसल को बदलकर या फसल को कुछ अपने हिसाब से चेंज करके कि फसल में कुछ परिवर्तन आगे पीछे बोकर कुछ और तरीके से अपन रोक सकते हैं। तो शस्य प्रबंधन तो ये है। दूसरा है जैविक प्रबंधन। देखो जैविक प्रबंधन का होता है जीव का जीव के द्वारा प्रबंधन या किस्मों जो आपके किस्म होती है उनको बदलकर प्रबंधन किया जाता है, उसकी बात होती है।
तब देखिए आप इसके आगे बात करते हैं। देखिए अब आप जैविक प्रबंधन की बात करते हैं। दूसरा प्रबंधन है आपके जैविक प्रबंधन। कि जैविक प्रबंधन क्या है इसकी, देखिए जैविक प्रबंधन में मतलब आप प्रतिरोधी किस्में, कि प्रतिरोधी किस्में हैं जो इन सूत्रकृमियों का इन किस्मों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है, तो उनकी सहायता से अपन इसको क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं सूत्रकृमियों को। तो प्रतिरोधी किस्मों में देखिए आप ज़्यादा याद करने जो 3-4 किस्में याद कर लीजिए। एक तो सिंपल सी हो, एक तो राजकिरण हो गया, देखिए आप राजकिरण। उसके बाद देखिए आप C164, इसके अलावा आप देखिए HD2052, ये किस्मों के नाम है, ठीक है। इसी के अंदर 2032 HD। तो ये आपके कुछ ऐसी किस्में हैं जिनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इनमें जैविक प्रबंधन या आपके सूत्रकृमियों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा RJMR फर्स्ट तथा HD2257, इसके अलावा 22652 सेम ही रहेगा HD। इसके अलावा आपके WH220, फिर है WH आपके WL आएगा आपके पास WL9222199। इसके अलावा WG736, ये इसकी किस्म होगी। इसके अलावा राजस्थान में देखिए आप कि राजस्थान में आपके 1409, 1470 और 1487, इन किस्मों पर सूत्रकृमि प्रभाव नहीं पड़ता, कि जब इन किस्मों के अपन गेहूँ बोएंगे तो सूत्रकृमि प्रभाव नहीं डालते हैं, और इस प्रकार से अपन इस किस्मों की सहायता से इस रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। अब आपको जो उचित लगे 3-4 किस्में याद कर लीजिए, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो 3-4 किस्में लिख देना और काफ़ी हो जाता है। उसके बाद देखिए आप रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। आपके तीसरा प्रबंधन होता है रासायनिक प्रबंधन। कि भाई रासायनिक प्रबंधन क्या होता है इसकी बात करते हैं। कि भाई अत्यधिक संक्रमण की अवस्था में मृदा को 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व, कि जब संक्रमण अधिक हो जाता है तो मृदा के अंदर क्या करना है, कि मृदा के अंदर 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, क्या करना है, क्या हिसाब से, प्रति हेक्टेयर की दर से क्या डालना है आपको, एलडी कार्ब या कार्बोफ्यूरेन फ्यूरान या फ्यूरेन डालना है, का प्रयोग करने पर सूत्रकृमि क्या हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं। क्या करना है रासायनिक प्रबंधन में, कि भाई आपके जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक संक्रमण हो जाता है सूत्रकृमि का, तो अपन को क्या करना है, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एलडी कार्ब या कार्बोफ्यूरान का उपयोग करके इसको प्रबंधित किया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार ये गेहूं का मूल्य रोग हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन जब बनता है तो पूरा ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, गेहूं के मूल्य रोग का आपके रोगजनक, लक्षण, रोग चक्र और प्रबंधन को समझाइए, तब आपको ये पूरा समझाना है। तब आपके क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का बनता है। यदि मान ली रोगजनक पूछता है, रोग चक्र पूछता है, प्रबंधन पूछता है, तो ये अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इस जैविक प्रबंधन में ही आएगी। इसमें आप 2-3 किस्में, जैसे सिंपल सा राजकिरण याद कर सकते हैं, या जो भी आपको अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे 2-3 किस्में याद कर लीजिए। बाकी इसमें तो एक ही वर्ड है, एलडी कार्ब या कार्बोफ्यूरान, किस हिसाब से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस डालना है। तो ये आपके हो गया फर्स्ट, आपके सूत्रकृमि से संक्रमित जो रोग था आपके गेहूं का मूल्य रोग। अब दूसरा रोग पढ़ते हैं सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं किस सूत्रकृमि की वजह से होता है, इस रोग में क्या होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी बात करेंगे।
कि सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग। दूसरा रोग है सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग। कि सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग क्या होता है, देखिए इसकी बात करते हैं। कि पहले वैज्ञानिक हुआ सबसे पहले बर्कली, क्या नाम था? बर्कली ने सर्वप्रथम 1855 में, कब? 1855 में इंग्लैंड में ककड़ी कुल पर, कहाँ पर? इंग्लैंड में। किस पर? ककड़ी कुल। जो ककड़ी कुल है उसमें कुकुरबिटेसी कुल जिसे बोलते हैं, ककड़ी कुल पर जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि का उल्लेख किया। सबसे पहले बर्कली ने 1855 में इंग्लैंड में आपके ककड़ी कुल पर आपके जड़ ग्रंथि रोग का उल्लेख किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप कि भारतवर्ष में इस सूत्रकृमि को बार्बर नामक वैज्ञानिक ने, कि भारत की बात करें तो भारत में वैज्ञानिक नाम बार्बर ने, कब? ये आपकी बात है सन 1901 में। 1901 के अंदर सबसे पहले आपके इस रोग का उल्लेख किया। कहाँ पर? चाय के बागानों पर। चाय के बागानों पर। ये तो इसका हो गया कि भारत में किसने यूज़ किया, और पूरे अपन विश्व की बात करते तो किसने उल्लेख किया? तो विश्व में इंग्लैंड के अंदर बर्कली ने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया, और भारतवर्ष में बार्बर नामक वैज्ञानिक ने 1901 के अंदर चाय के बागानों में इस रोग के बारे में बताया। तो ये तो होगी इसकी जानकारी, कब बताया, किसने बताया। उसके बाद देखिए आप कि जो ये रोग है, ये इसका रोगजनक का नाम है मीलोइडोगाइन। क्या है इस रोग का नाम? क्या है? मीलोइडोगाइनी। ये सूत्रकृमि का नाम है मीलोइडोगाइनी। तो ये जो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, और ग्रीक भाषा जिसका अर्थ है, तात्पर्य है इसका सेव या गार्ड। सेव या गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि से है, कि सेव या गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि से है, मादा सूत्रकृमि से है। ठीक है, इसके अलावा के मादा सूत्रकृमि से है क्योंकि इस प्रकार की मादाएं परिपक्व होने पर सेव या गार्ड की तरह का रूप प्राप्त कर लेती है। और क्यों कहा जाता है कि मादा क्या कर लेती है? सेव या गार्ड का रूप प्राप्त कर लेती है। भारत में जो आपके जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि हैं, ये सब्जी वाली फसलों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। भारत में किसको प्रभावित करती है ये प्रजाति? सब्जी वाली फसलों को। सब्जी वाली फसलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित। सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उसके बाद एक इसकी बात करते हैं कि वे लगभग 1700 पादप प्रजातियों पर इनका प्रभाव देखा गया। कितनी पादप प्रजातियों पर प्रभाव देखा गया? 1700 पादप प्रजातियों पर, पादप प्रजातियों पर प्रभाव देखा गया है। और मुख्य रूप से किस पे असर डालते हैं? मुख्य रूप से बात करें तो ककड़ी कुल है, ककड़ी कुल है, इसके बाद आलू है, टमाटर है, बैंगन, मिर्च, भिंडी, गाजर, मूली, सेम, अरबी आदि फसलों पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इन पर भी क्या है? काफ़ी हद तक प्रभाव देखा गया है। देखिए आप ये सुन लीजिए, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है, इसका उल्लेख सबसे पहले बर्कली ने 1855 में इंग्लैंड के ककड़ी कुल पे किया था। ठीक है, और भारत में बार्बर नामक वैज्ञानिक 1901 में चाय के बागानों पर इसका उल्लेख किया सर्वप्रथम।
और ये जो रोग सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है किसकी प्रजाति की वजह से होता है? मीलोइडोगाइनी प्रजाति की वजह से होता है। तो मीलोइडोगाइनी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सेव या गार्ड। सेव सुरक्षा और गार्ड में जो गार्ड होता है सुरक्षा करता है उस प्रकार। तो मादा सूत्रकृमि जो होती है आपके ये क्या करती है? सेव या गार्ड की तरह रूप प्राप्त कर लेती है। और भारत में जो जड़ ग्रंथि है जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि जो है ये सबसे ज़्यादा किसको नुकसान पहुंचाता है? सब्जी वाली फसलों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और लगभग 1700 पादप प्रजातियों पर इसका प्रभाव देखा गया। उसमें मुख्य ककड़ी फूल है, आलू है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, भिंडी है, गाजर, मूली, सेम, अरबी, इन पे भी अत्यधिक प्रभाव देखा गया। ये तो हो गई इसकी जानकारी, किसने कब देखा, इसका अर्थ क्या है, किस प्रकार से नाम पड़ा, किसको ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ये इनकी जानकारी होगी। अब अपन बात करेंगे इसके रोगजनक की, फिर इसके लक्षण की बात करेंगे। पहले लक्षण रोगजनक, कोई इस क्रम चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोगजनक पढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था रोगजनक याद रखना है। रोगजनक आपके सामने लिखा हुआ है मीलोइडोगाइनी, और प्रजाति कुछ भी हो सकती है। कि भाई रोगजनक की बात करते हैं, पैथोजन की बात करते हैं। कि रोगजनक या पैथोजन की बात करते हैं, इसका नाम है रोगजनक का आपके मेलो बोले, इंग्लिश में ई का वर्ड ए होता है और ई भी होता है। तो मेलोइडोगाइनी प्रजाति, मेलोइडोगाइनी प्रजाति, मेलोइडोगाइनी प्रजाति, ठीक है। ये प्रजाति मतलब कोई भी प्रजाति आ सकती है इसकी, जो मेलोइडोगाइनी, ठीक है, ये इसकी प्रजाति याद करना आपको। तो संपूर्ण विश्व में लगभग 1986 तक मीलोइडोगाइनी, ठीक है, इसको आप याद करें, सिंपल से मीलो ये रखें, मेलो और आप ये अभी बार बार कन्फ्यूजन होता है, मीलोइडोगाइनी रख लीजिए आप। तो मीलोइडोगाइनी वंश की 61 प्रजातियाँ कि भाई संपूर्ण विश्व में बात करें, संपूर्ण विश्व में, ठीक है, 1986 में, संपूर्ण विश्व में 1986 के अंदर मीलोइडोगाइनी वंश की 61 प्रजातियां हैं और 2 उप प्रजातियां भी है। 2 उप प्रजातियों, ठीक है, ये भी खोजी जा चुकी है। 2 उप प्रजातियों की भी चर्चा है। और भारत में पाई जाने वाली 12 प्रजातियां हैं। कि भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? इसकी 12 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, भारत के अंदर। और इनमें से 2 प्रमुख है जो अपन को सबसे ज़्यादा यहाँ भारत के जो पादप है उनको संक्रमित करती है। तो मुख्य रूप से 2 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? एक और दूसरी। देखिए पहला देखो, वंश तो सेम ही रहेगा, मीलोइडोगाइनी, मीलोइडोगाइनी, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ये नाम थोड़ा सा बड़ा याद हो जाएगा। मीलोइडोगाइनी इनकागिनिटा, और दूसरी है मीलोइडोगाइनी। मीलोइडोगाइनी क्या है? वंश है। अब वो पता है, पढ़ चुके 11th क्लास के अंदर द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनेस के द्वारा प्रसारित आपके सबसे पहले गेस्ट पार्ट बोइज ने दी हुई थी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रचार का किसने किया था? कैरोलस लिनेस ने किया था। तो ये वंश दूसरी प्रजाति। और दूसरी प्रजाति कौन सी है? जेवेनिका। तो आप पूरा लिखना चाहे कि भाई जड़ ग्रंथि रोग किसकी वजह से? मीलोइडोगाइनी इनकिनिटा लिख सकते हैं और जेवेनिका भी लिख सकते हैं। कि आप मीलोइडोगाइनी प्रजाति लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ये तो हो गया इसकी जानकारी। भी संपूर्ण विश्व में कितनी इसकी 61 प्रजातियां पाई जाती है। 2 प्रजातियों की खोज हो चुकी है, लेकिन भारत में 12 प्रजाति है। और 12 में से 2 ये प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा संक्रमित करती है सब्जियों, या जो सब्जियों के अंदर जो जड़ ग्रंथि रोग उत्पन्न करने का श्रेय इन 2 को जाता है, मीलोइडोगाइनी इनकागिनिटा या मीलोइडोगाइनी जेवेनिका। ये हो गई इसकी जानकारी। अब अपन बात करेंगे इसके लक्षणों की बात करेंगे कि भाई इसके द्वारा कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इनकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिखता है लक्षण, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो इस प्रकार के लक्षण होंगे तो सब्जी का जड़ ग्रंथि मीलोइडोगाइनी प्रजाति की वजह से ही हुआ है। लक्षण,
इस रोग के लक्षण क्या है? देखो, मूल गांठ या जड़ गांठ जो होते हैं सूत्रकृमि मुख्य रूप से जड़ों या भूमिगत कंदों फलों के परजीवी होते हैं। कि भाई किसके परजीवी होते हैं? तो जड़ों में व भूमिगत कंदों में। कंद क्या होता है? तने का रूपांतरण होते हैं। भूमिगत जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, आलू है, अदरक है, ये उसके उदाहरण है। भूमिगत कंदों फलों पे परजीवी होते हैं। पर परजीवी मतलब इसके ऊपर निर्भर है किसको नुकसान पहुंचाने वाले। इसके अलावा कि वे इनके कारण पौधों के ऊपरी भागों पर पोषक तत्वों की कमी के कारण पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की तरह लक्षण प्रकट होते हैं। कि भाई जड़ों में क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऊपर पोषक तत्व पहुंचेंगे नहीं, ऊपर पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे, तो ये आपके वातावरण के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? लक्षण प्रकट करते हैं। देखिए कौन सा लक्षण है? पहला लक्षण क्या है? इसकी वजह से क्या होता है कि पहला लक्षण है कि रोगग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। किसकी वजह से क्या हो जाएगा? तो जो रोगग्रस्त पौधा है, रोगग्रस्त पौधे की वृद्धि रुक जाती है। पहला लक्षण तो है पौधा वृद्धि नहीं करेगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रोगी पौधे खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं, क्योंकि जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि असमान रूप से खेत में वितरित होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो इसका मतलब क्या है कि रोगी पौधे होते खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं। कहीं पे 2 पौधे संक्रमित होंगे, कहीं पे 5 होंगे, कहीं पे 10 होंगे। तो रोगी पौधे आपके खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं। बस खेत में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं? इसका कारण पढ़ लिया कि सूत्रकृमि जो है वितरण वो समान होता है। क्यों होता है? कि सूत्रकृमि का वितरण खेत में समान होता है। सूत्रकृमि का वितरण खेत में असमान होता है, एक जैसा नहीं हो। कहीं ज़्यादा कहीं कम पाया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ ज़्यादा संक्रमित करेंगे, कम होंगे वहाँ कम संक्रमित करेंगे। तीसरा मुख्य कारण है कि रोगी पौधे का क्षेत्रफल जुताई व सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। कि रोगी पौधा जो होता है वो कहाँ बढ़ेगा? जहाँ पे जुताई ज़्यादा क्या रखी है, सिंचाई ज़्यादा करके उसकी दिशा में ये बढ़ता है। तो जुताई व सिंचाई की दिशा में बढ़ता है। जहाँ सिंचाई करोगी वहाँ पे रोग ज़्यादा फैलेगा, में बढ़ता है। चौथा पॉइंट क्या है इसका? कि जड़ों एवं भूमिगत भागों पर संक्रमण होता है। क्या होता है? जड़ों विपड़ा है पर जड़ों व भूमिगत भागों पर संक्रमण होता है। भूमिगत ना जो जमीन के अंदर है, भागों पर संक्रमण। इसके अलावा क्या है इसकी कि संक्रमित जड़ों का क्या आता है? व्यास स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। कि जो संक्रमित जड़ है, संक्रमित जड़ों का व्यास मतलब फैलाव, व्यास लिख दीजिए फैलाव, वो क्या हो जाएगा आपके स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा। किसकी तुलना में? स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा स्वस्थ जड़ों की अपेक्षा 2 से 3 गुना हो जाता है। 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है। कहने का मतलब जो संक्रमित होगी वो ज़्यादा फैलेगी, मतलब इस प्रकार से क्यों फैल जाएगी ऐसे। और स्वस्थ पादप जो होगा वो उतना ही फैलेगा, यहाँ तक जड़ें रहेगी। और जो संक्रमित होगी उसकी इस प्रकार से जड़ें फैल जाएगी। तो अधिक जड़ों का फैलना भी किसको दर्शाता है? आपके संक्रमण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए आप आगे कि भाई फैल जाती है अधिक, और जड़ों में क्या हो जाती है? गांठों का निर्माण होने लग जाता है। और साथ में क्या होगा? जड़ों में गांठों का निर्माण हो जाता है। जैसे जड़ें क्या हो जाती है? वृक्ष हो जाती है, मुद्राकार हो जाती है, फैल जाती है। वृक्ष या आपके मुद्राकार, वृक्ष मतलब से सूख जाएगी या मुद्राकार मतलब से फैल जाती है इस प्रकार से। तो उसे क्या बोलते हैं कि जड़ों में गांठें बन जाती है। तो संक्रमित पौधा को वो अधिक उसकी जड़ें फैल जाती है स्वस्थ पौधे की तुलना में। तो ये हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए आगे और बात करते हैं, और भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चे हुए उनकी चर्चा करते हैं। देखिए अगला पॉइंट कि संक्रमित जड़ें जो होती है, 5 पॉइंट की बात करें
कि भाई संक्रमित जड़ों के गांठ वाले भाग में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अधिक संचय पाया जाता है। कि भाई संक्रमित जो जड़ें होती है, जड़ों पर किसका आपके ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास। इनका क्या है? इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है, संचय अधिक पाया जाता है, इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, संक्रमित जड़ों पे इनकी मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपरी भाग में स्थानांतरित नहीं हो पाते। अभी क्या पढ़ा था कि संक्रमण जड़ों में होता है, ऊपर वाले भाग में जा नहीं पाते, इसलिए जड़ों पे ज़्यादा फैल जाता है। क्यों होता है? ऊपरी भागों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऊपरी भागों तक नहीं पहुंचना, कि ऊपरी भागों तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए क्या है, जो संक्रमित जड़ें हैं वहाँ पर इनकी मात्रा क्या हो जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अधिक हो जाती है। और छठा पॉइंट क्या है कि गांठ के निर्माण के अतिरिक्त गाजर या चुकंदर में जड़ का द्विशाखन, कुंचित मूलाभ कंद व फलियों पर पुंसी जैसी संरचनाएं बन जाती है। क्योंकि गांठ का निर्माण तो होता ही होता है, इसके अतिरिक्त जो गाजर और चुकंदर है, गाजर व चुकंदर, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जड़ में द्विशाखन हो जाता है। जड़ें दो भागों में मर जाती है, जड़ में क्या हो जाता है? द्विशाखन। द्विशाखन का मतलब है ये जैसे जड़ है, ये दो भागों में मर जाएगी, ऐसे जड़ों में क्या हो जाता है? आपके द्विशाखन हो जाता है। ठीक है, कि जड़ों में क्या पाया जाता है? आपके द्विशाखन हो जाता है। और साथ में क्या होती है कि कुंचित, द्विशाखन क्या? कुंचित, कुंचित मतलब होता है सिकुड़ जाना। कुंचित मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। कुंचित मूलाभ कंद के जो जड़ के अंदर कंद पाया जाता है। देखिए क्या है, गाजर क्या है? जड़ का रूप है, तो गाजर क्या होता है? जमीन के अंदर से पाई जाती है। अब ये भाग क्या हो जाएगा? कुंचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगी, छोटी सी गाजर बन जाएगी और ये सिकुड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कुंचित मूलाभ कंद होगा, इसका पूरा विकास नहीं हो पाएगा। और गाजर क्या है? मार्केट में क्या बहुत ही कम पैसों में बिकेगी, संक्रमित हो जाती है। तो इस प्रकार से कुंचित मूलाभ कंद हो जाते हैं। और फलियों पर, ठीक है, कि जिनमें फलियाँ लगती हैं उन पर क्या हो जाती है? पुंछ जैसी, जैसे फली है, ठीक है, इस पर क्या होगा? जैसे कांटे ऐसे बन जाए, जैसे पुंछियाँ हो रखी होती है ना, उस प्रकार की संचय बन जाती है इसके अंदर। अब अगला पॉइंट क्या है लक्षण का? कि पिट्टिका युक्त उत्कों से पोषक तत्वों का सरण रिसाव होता है। पिट्टिका मतलब गोलाकार संरचनाएं बन जाती है इसके ऊपर, ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं बन जाएगी। पिट्टिका मतलब गोल गोल संरचना बन जाती है उत्कों पर, इनके भागों पर, बाह्य भागों पर, उत्कों पर संरचना बन जाती है, जिससे क्या होता है? पोषक तत्वों का क्या होता है? पोषक तत्वों का क्या होता है? सरण होता है या रिसाव होता है। कि इसमें से जो पिट्टिका बनी, इसमें क्या होगा? बाहर कुछ रसीला पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, कहाँ पे? कि पादप के जो उत्तक में पिट्टिका होता है, गोलाकार संरचनाएं बन जाती है, जिनमें पोषक तत्वों का सरण होता है। इनमें जो भी पोषक तत्व होता है वो बाहर निकल जाता है, इनका रिसाव हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि जड़ जो होती है उनमें गांठ उत्पन्न होने से पौधे की जल व पोषक तत्वों क्या ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। क्योंकि गांठ बन जाती है जड़ पर, गांठ बनने से क्या होगा? जड़ जो ये क्या कार्य है कि भाई जल और पोषक तत्वों का क्या करती है? संग्रह कम करती है। जल व पोषक तत्वों का ग्रहण क्षमता कम हो जाती है। ग्रहण क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ग्रहण क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? जिस उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है तथा कुरूपता के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या एक तो गांठें बन जाती है, जल और पोषक तत्व ऊपर नहीं पहुंचते हैं, वैसे पादप बोना रह जाता है, कुरूपता बन जाती है, आकार बिगड़ जाता है और आर्थिक नुकसान अपन को उठाना पड़ता है। देख लीजिए, वापिस सुन लीजिए कि संक्रमित जड़ों पर क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि ऊपरी भागों तक पहुंचते नहीं है। दूसरा, गाजर और चुकंदर के अंदर क्या होती है? जड़ों में द्विशाखन देखा जाता है, कुंचित मूलाभ कंद हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके और फलियों पर पुंछ जैसी संरचना बन जाती है। और पिट्टिका जो उत्कों पर बनती है, जैसे पोषक तत्वों का क्या होता है? सरण या रिसाव होता है। पिट्टिका बनती गोलाकार संरचना से जो पौष्टिक पदार्थ है रिसाव हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो गांठ है, इसके अलावा जो जड़ों पर क्या होती है? गांठें बनती है जड़ों पर, जड़ों पर गांठें बनने की वजह से होता है जल और पोषक तत्व क्या होते हैं? जो ग्रहण करने की क्षमता है वो सामान्य की तुलना में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जिससे क्या होता है? आपके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और पादप में कुरूपता आ जाती है। ये कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने पर अपन कह सकते हैं सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग है, जो मीलोइडोगाइनी प्रजाति की वजह से होता है। बाकी इसके जो रोग चक्कर है, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके प्रबंधन की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।